हाय फ्रेंड्स, मैं किरण वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी पढ़ाकू योद्धाओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं इस वीडियो में फ्रेंड्स आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के वन संसाधन से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट और करेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। मैं आप सभी को अभी करेंट में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि वन संसाधन से संबंधित है, वो सभी बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। इसके साथ ही मैं आप सभी को इसी वीडियो में बताऊंगी कि आप सभी छत्तीसगढ़ के जितने भी वन परियोजना मंडल हैं और साथ ही जो वन वृत्त है या फिर फॉरेस्ट सर्कल या फिर जिसे हम वन वृत्त भी कह सकते हैं, इसे कैसे याद रख सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आप सभी को बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो आप सभी तैयार हो जाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आप कोई ना कोई क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे मिस कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। एक बार फिर से बताना चाहती हूँ मैं कि मैं आप सभी को इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ। वन परियोजना मंडल और वन वृत्त को हम कैसे याद रख सकते हैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। और साथ ही ये भी बता देती हूँ कि ये जो वन वृत्त और वन परियोजना मंडल है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है अभी आप सभी के एग्जाम्स में। अगर आप सभी सीजीपीएससी का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वन परियोजना मंडल और वन वृत्त से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तैयार हो जाइए। अब मैं स्टार्ट करती हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में वन भैंसा की संख्या कितनी है। क्या फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में हमारा जो राजकीय पशु है वन भैंसा, उसकी संख्या कितनी है। और ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो अभी का करेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है वन भैंसा के संबंध में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देती हूँ कि छत्तीसगढ़ में वन भैंसों की संख्या कितनी है, और साथ ही आप सभी का 2 नंबर पक्का कर देती हूँ सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल एग्जाम के लिए। तो कितना है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में वन भैंसों की संख्या या फिर राजकीय पशु की संख्या कितना है, 35 या फिर 35। कितना है फ्रेंड्स, 35। ठीक है, अब देखिए आगे आपको इसी में ही क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में वन भैंसों की संख्या कौन से अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा है। क्या पूछेगा, छत्तीसगढ़ में वन भैंसों की संख्या कौन से अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा है। तो कौन से अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा है फ्रेंड्स, उदयंती अभ्यारण्य में। कौन से अभ्यारण्य में, उदयंती अभ्यारण्य में। और कितना है यहाँ पर संख्या, 9। कितना है, 9। तो आप सभी अपने दिमाग में स्टोर करके रख लीजिए कि वन भैंसों की संख्या कितनी है, 35 है। और साथ ही सबसे ज्यादा वन भैंसों की संख्या कौन से अभ्यारण्य में है, उदयंती अभ्यारण्य में है। कौन से अभ्यारण्य में है, उदयंती अभ्यारण्य में है। और ये उदयंती अभ्यारण्य कहाँ पर है, गरियाबंद जिले में है। कौन से जिले में है, गरियाबंद जिले में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, आगे आप सभी से पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या कितनी है। क्या पूछेगा, छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या कितनी है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी छत्तीसगढ़ में हाथियों की बहुत ही ज्यादा मौत हो रही है। तो इसी के संदर्भ में ही ये सर्वे किया गया है कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में हाथियों की संख्या कितनी है। तो कितनी है फ्रेंड्स, 290। कितना है, 290। ठीक है, कितना है, 290। मैं आपको 3 तरीके से पढ़ के बताई हूँ, तो आप सभी जैसा भी चाहे वैसा याद रख सकते हैं। 290 बोलिए, 290 बोलिए या फिर 290 बोलिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, प्रदेश में हाथियों की संख्या। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, प्रदेश में बाघों की संख्या। क्या प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी वर्तमान में बाघों की संख्या 19 है। कितना है फ्रेंड्स, 19 या फिर 19 है। ठीक है, वैसे आप सभी ये जानते होंगे कि प्रदेश में बाघों की संख्या 19 है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 2014 की तुलना, क्या पूछेगा, 2014 की तुलना में 2018 में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो कितने प्रतिशत की कमी आई है, 60% की कमी आई है।
कितना प्रतिशत की? 60% की कमी आई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए ये बात भी कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 19 है और कितने प्रतिशत की कमी आई है? 60% की कमी आई है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बाघ कौन से अभ्यारण्य में है? अचानकमार अभ्यारण्य में है। और कितनी संख्या है वहां पर? 11। कितना संख्या है वहां पर? 11 या फिर 11। ठीक है फ्रेंड्स, बाघों की संख्या सबसे ज्यादा अचानकमार में है और कितना है? 11। ठीक है, तो आप सभी इतने फैक्ट्स जरूर याद रखें। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट करेंट नॉलेज है जो कि छत्तीसगढ़ के वन संसाधन से संबंधित है। और ये क्या है फ्रेंड्स? आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ का पहला सर्प उद्यान बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ का पहला स्नेक पार्क या फिर सर्प उद्यान बनाया जा रहा है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है फ्रेंड्स? जंगल सफारी में। कहाँ बनाया जा रहा है? जंगल सफारी में। और ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं आप सभी को इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ फ्रेंड्स कि ये जो सर्प उद्यान या फिर स्नेक पार्क है, यहाँ सर्पों की 12 अलग अलग प्रजातियों को रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? सर्पों की 12 अलग अलग 12 अलग अलग प्रजातियों को रखा जाएगा। मैं कुछ प्रजातियों के नाम ही बता देती हूँ फ्रेंड्स। अजगर, भारतीय नाग, रसेल वाइपर, कॉमन, सेंट बोआ, रेटिकुलेट, रॉक पाइथन इत्यादि। ओके फ्रेंड, क्या क्या? अजगर रहेगा, भारतीय नाग रहेगा, रसेल वाइपर रहेगा, कॉमन सेंट बोआ रहेगा, रेटिकुलेट रहेगा, रॉक पाइथन रहेगा और इसके अलावा और भी रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैं आप सभी को बताई हूँ छत्तीसगढ़ का पहला सर्प उद्यान कहाँ बताया जा रहा है और ये करेंट को नॉलेज है फ्रेंड्स, इसलिए आप सभी को किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो आप सभी याद कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ का पहला सर्प उद्यान जंगल सफारी में बनाया जा रहा है। मैं जो भी बता रही हूँ फ्रेंड्स ये सारे करेंट के नॉलेज है जिससे आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स जो भी फैक्ट मैं बता रही हूँ वो आप सभी को बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी बता रही हूँ उसे नोट करते जाइए और अपने दिमाग में रखते जाइए, मीन्स याद करते जाइए। ओके फ्रेंड्स, और फटाफट मेरे इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आप सभी को ऐसा नॉलेज किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। अब आगे देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि वन भैंसों की संख्या छत्तीसगढ़ में कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वन भैंसा के ऊपर बार बार नजर रखी जा रही है। और अभी कुछ समय पहले ही असम से वन भैंसों को छत्तीसगढ़ में लाया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ में वन भैंसों की संख्या को बढ़ाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आशादीप परियोजना किससे संबंधित है। क्या आशादीप परियोजना किससे संबंधित है? तो आप सभी याद रखिए, वन भैंसा के संरक्षण के लिए आशादीप परियोजना की शुरुआत की गई थी। किसके लिए? वन भैंसा के संरक्षण के लिए आशादीप परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि छत्तीसगढ़ में गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है। छत्तीसगढ़ में गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? बेमेतरा में है फ्रेंड्स। कहाँ पर है? बेमेतरा। और स्थान का भी नाम याद रखिए, झालम। क्या नाम है स्थान का? झालम। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम है? झालम। मीन्स बेमेतरा में झालम में स्थित है गौ अभ्यारण्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आप सभी को बता रही हूँ। और ये जितने भी फैक्ट्स मैं बता रही हूँ वो आप सभी के आने वाले एसीएफ एग्जाम मीन्स छत्तीसगढ़ सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे मैं आप सभी को कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ जिससे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी से एग्जाम में पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कितनी इमारती लकड़ियां हैं। क्या पूछा जाएगा? छत्तीसगढ़ में कितनी इमारती लकड़ियां हैं। तो कितना है फ्रेंड्स? 6। कितना है? 6 या फिर 6 है। ठीक है, और इनका नाम मैं आप सभी को बता दे रही हूँ। अभी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो 6 लकड़ियों के नाम मैं आप सभी को बताने वाली हूँ ये राष्ट्रीय स्तर पर घोषित, क्या राष्ट्रीय स्तर पर घोषित इमारती लकड़ी है। और इनका नाम क्या क्या है? साल, सागौन, शीशम। देखिए सा से, ठीक है, सा से आपको 4 नाम याद रखना है, साल, सागौन, शीशम, साजा।
साल, सागौन, शीशम, साजा, साल को सरई भी कहते हैं। खैर फिर बीजा, क्या खैर फिर बीजा, ठीक है फ्रेंड्स। और आप सभी को मैं खैर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ। ये जो खैर का वृक्ष है इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे कत्था प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? कत्था प्राप्त किया जाता है। और आप सभी को मैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ जिससे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि खैर वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है? कत्था। और इसके अपोजिट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कत्था कौन से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो कौन से वृक्ष से? खैर वृक्ष से। फिर आगे देखिए, आप सभी को पूछेगा कि जो खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो खैरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। खैरवार जनजाति, जिसे याद रखना बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है। लेकिन अब आपसे क्या पूछेगा कि ये कौन से जिले में रहते हैं? तो ये कौन से जिले में रहते हैं? सरगुजा जिले में। कौन से जिले में रहते हैं? सरगुजा जिले में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो भी नए बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और जो भी CGACF या फिर छत्तीसगढ़ सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी में ऐसे सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं जिसे कोई भी नहीं पढ़ा रहा है अभी तक यूट्यूब पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी टेक्नोलॉजी का जो भी प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप सभी सारे वीडियोस देख सकते हैं। मीन्स इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी को कवर कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत फर्टिलाइजर्स आते हैं, जो क्रॉप साइंस इन इंडिया मीन्स भारत में फसल विज्ञान, भारत में रोगों का परिदृश्य वाला जो टॉपिक दिया हुआ है आप सभी के टेक्नोलॉजी सिलेबस में इसको कवर कराया जा रहा है। और उर्वरक या फिर फर्टिलाइजर्स कंप्लीट हो चुका है, साथ ही जो क्रॉप डिसीज है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही जो एनर्जी टेक्नोलॉजी है वो भी स्टार्ट हो गया है। इसके अंतर्गत जो बायोफ्यूल्स है, जिससे आप सभी के पिछले ईयर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो पढ़ाया जा चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि बायोफ्यूल्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो एक बार आप सभी जो भी ACF की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस बताया गया है एनर्जी से संबंधित, है ना, और साथ ही बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए। और एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बायोफ्यूल्स कवर कराया जा चुका है। और साथ ही जो एनर्जी के टाइप्स हैं, जो कोयला है जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो सभी कवर कराया जा चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, आगे मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ। आप सभी से पूछेगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, क्या हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो जैव भौगोलिक दृष्टि से कौन से क्षेत्र में आता है? मीन्स कौन से जैव भौगोलिक क्षेत्र में आता है? तो ये दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र में आता है। कौन से? दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताई हूँ सभी को अपने दिमाग में अभी से ही नोट कर लीजिए। एक भी फैक्ट मिस करने वाला नहीं है, मीन्स एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ना चाहें, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं आप सभी को बताती हूँ कि ये जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार का वन पाया जाता है? ऑप्शन दिया रहेगा, वन मीन्स सर्वाधिक वन पूछेगा, ठीक है। तो ऑप्शन दिया रहेगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। फिर दिया रहेगा उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उसके बाद उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। तो ऑप्शन का आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये छत्तीसगढ़ में 51.65% पाया जाता है। मीन सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। इसका परसेंटेज कितना है? 51.65%। फिर आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये पाया जाता है 47.89%। मीन सेकेंड नंबर का सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। कितना? 47.89%, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताती हूँ वन परियोजना मंडल और वन वृत्त को हम कैसे अपने दिमाग में रख सकते हैं, मीन्स हमेशा हमें याद हो जाए ऐसा कौन सा ट्रिक है। और साथ ही मैं आप सभी को वन परियोजना मंडल और वन वृत्त से संबंधित 3-4 और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी जिसे मैं अपने पिछले वीडियोस में कवर नहीं कर पाई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, वन परियोजना मंडल कितना है? इसकी संख्या 9 है, ठीक है। मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ।
फिर सेकंड देखिए फॉरेस्ट सर्कल या फिर वन वृत्त, ये कितना है संख्या में 6 है। ठीक है, कितना है संख्या में 6 है। तो अब हम इसे याद कैसे रखें? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी कि हम वन वृत्त या फिर फॉरेस्ट सर्कल को कैसे याद रख सकते हैं, और साथ ही ये बताऊंगी कि इसमें से जो वन वृत्त है उसमें सबसे ज्यादा वन मंडल कौन से वन वृत्त में है और सबसे कम वन मंडल कौन से वन वृत्त में है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सीजीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी से पूछता है। तो आप सभी वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। अगर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम के लिए छूट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, आप सभी अपनी स्क्रीन पर देखिए मैप से हो रहा है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि छत्तीसगढ़ में वन वृत्त कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, और मैं अपने पिछले वीडियोस में भी इसे कवर कर चुकी हूँ। और ये कौन कौन से वन वृत्त है देखिए, अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको जनरली मिलेगा बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर, कांकेर, दुर्ग। ठीक है, जनरली आपको ऐसे मिलेगा। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि आप इसे कैसे लाइन टू लाइन याद रख सकते हैं। तो मैप में देखिए फ्रेंड्स, देखिए आप सभी कैसे याद रखेंगे, सबसे ऊपर से नीचे आएंगे। तो क्या है, आप सभी को मैप तो याद होगा ही। ठीक है, और मैप के थ्रू मैं आप सभी को बताऊंगी तो आप सभी को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी मैप को भी बहुत ही अच्छे से याद रखिए। और अगर आपने मैप को अच्छे से याद नहीं किया है अभी तक, तो आप सभी हमारे छत्तीसगढ़ का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाई हूँ आप सभी के लिए, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताई हूँ, और इसमें भी मैंने बताई हूँ कि आप सभी छत्तीसगढ़ का मैप कितने इजी तरीके से याद रख सकते हैं, और साथ ही इसके जो जिले हैं उनके नाम भी कितने इजी तरीके से याद कर सकते हैं, ये मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। तो आप सभी, अगर आपको छत्तीसगढ़ का मैप याद नहीं है तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लीजिए। आई एम डेफिनेटली श्योर आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे भी मेरा काम ही है आप सभी को याद करवाना और आप सभी के एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करवाना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए तो हम कैसे याद करेंगे। देखिए, आप सभी अपनी स्क्रीन पर देखिए मैप शो हो रहा है, और एक साइड में आप सभी के लिए नाम भी लिख दी हूँ लाइन टू लाइन। तो आप सभी देखिए, सबसे पहले याद रखिए सरगुजा। क्या याद रखिए? सरगुजा। ठीक है, सरगुजा के नीचे आ जाइए बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर के नीचे आ जाइए रायपुर। रायपुर के साइड में देखिए दुर्ग। ठीक है, देखिए एक बार फिर से सुनिए, सरगुजा। ठीक है, सरगुजा के नीचे बिलासपुर, बिलासपुर के नीचे रायपुर, रायपुर के साइड में दुर्ग, फिर दुर्ग के नीचे कांकेर, कांकेर के नीचे जगदलपुर। ठीक है, हो गया ना याद? देखिए कितना इजी था ना। बस आपको मैप देखना है और लाइन टू लाइन याद रखना है। और देखिए एक और ट्रिक बताती हूँ मैं आप सभी को। अब ये क्या है? वन वृत्त है ना। और देखिए बड़े बड़े शहरों का ही तो इसमें नाम है, जैसे बिलासपुर नाम है, रायपुर नाम है, दुर्ग नाम है ना नाम? क्या? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, कांकेर, जगदलपुर। तो अगर आप जानते होंगे अच्छे से तो आप सभी को पता होगा कि दक्षिण में अगर हम देखें तो जो जगदलपुर है वही सबसे ज्यादा फेमस है बस्तर में। ठीक है, और फिर कांकेर में जाएंगे तो आपको कांकेर शहर ही सबसे फेमस मिलेगा। ठीक है, और रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग तो वैसे भी बहुत फेमस है, और अभी कोरोना के टाइम पे कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग तो अच्छे से याद ही होगा, है ना। फिर ऊपर देखिए सरगुजा। तो भाई अगर बीच में 3 हो सकते हैं, नीचे में 2 हो सकते हैं, तो क्या ऊपर में एक भी नहीं रहेगा? तो ऊपर में भी एक वन वृत्त होना चाहिए ना। तो देखिए कितना इजी हो गया ना। अब आप कैसे और इसे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक और बताती हूँ मैं। आप सभी को पता है कि अगर हम नीचे साइड जाते हैं, मीन्स अगर हम साउथ में जाते हैं, किसके? छत्तीसगढ़ के, भारत के नहीं भाई। ठीक है, तो अगर हम साउथ में जाएंगे ना तो देखिए ये थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है। क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा एरिया है। लेकिन ये एरिया भी जो है, हम जो बीच का एरिया है छत्तीसगढ़ का, मीन्स जैसे हम छत्तीसगढ़ के मैदान या फिर महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं, उससे छोटा है। तो यहाँ पर कितने वन वृत्त मिलेंगे आपको? सिर्फ 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? सिर्फ 2। ठीक है, और जो बीच वाला एरिया में क्या बताएं, छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, जिसे हम, ये एरिया सबसे बड़ा होता है छत्तीसगढ़ में। मीन्स अगर हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़े तो यही एरिया सबसे बड़ा होता है। तो यहीं पे सबसे ज्यादा है भाई। कितना है? 3 है। ठीक है, और 3 भी बहुत ही फेमस। क्या? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग।
क्या, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। अब हम अगर उत्तर में चलो तो उत्तर का एरिया सबसे छोटा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, और कहाँ पर है, सरगुजा है। और आप सभी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जितने भी जिले बने हैं वो सभी सरगुजा से ही अलग होकर बने हैं। ठीक है, अगर हम जसपुर का देखें तो जसपुर को छोड़कर, क्योंकि जसपुर रायगढ़ से अलग हुआ है, बाकी जो भी है यहाँ पर जिला वो किससे अलग हुआ है, सरगुजा से ही अलग हुआ है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो हो गया ना याद। देखिए मैं आप सभी को कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता दी इसी के साथ ही, है ना। तो आप सभी को याद हो क्या होगा, एक बार फिर से सुनिए। उत्तर में अगर हम देखें तो एक ही वन वृत्त मिलेगा आपको, सरगुजा, क्योंकि ये सबसे छोटा एरिया है। और अगर हम मध्य में आते हैं तो ये सबसे बड़ा होता है, जिसे छत्तीसगढ़ का मैदान के नाम से भी जाना जाता है, या फिर महानदी बेसिन। और ये कितना है, बिलासपुर है, रायपुर है और दुर्ग, और तीनों ही बहुत ही फेमस शहर है। ठीक है, क्या, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। और क्रम से देखें तो बिलासपुर, रायपुर, फिर साइड में दुर्ग। ठीक है, हो गया ना याद। अब देखिए नीचे आइए, नीचे क्या है, नीचे सिर्फ 2 रहेगा। क्यों 2 रहेगा, क्योंकि ये उत्तर वाले से बड़ा है और मध्य वाले से छोटा है। इसे क्या कहते हैं, दंडकारण्य का पठार कहते हैं। तो यहाँ पर कांकेर में है। जब हम नीचे आएंगे तो सबसे पहले कांकेर पड़ता है, तो सबसे पहले कांकेर में ही रहेगा ना। तो कांकेर है, उसके बाद सबसे फेमस क्या है यहाँ पर, जगदलपुर। तो 2 जगह पर है, कांकेर, उसके नीचे जगदलपुर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये ट्रिक बहुत ही पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिए जो भी CGACF का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और साथ ही जो भी CGPSC या फिर CG व्यापम का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सबके पास शेयर कर दीजिए, अपने सोशल साइट्स पर शेयर कर दीजिए, FB वगैरह जो भी आप चलाते होंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को क्या बोली थी कि मैं आप सभी को वन वृत्त से संबंधित या फिर फॉरेस्ट सर्कल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। तो ये फैक्ट्स कौन कौन से हैं, तो मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो वन वृत्त है उसमें सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर है और सबसे छोटा वन वृत्त क्या है, दुर्ग है। ठीक है, क्या बताई थी मैं, बिलासपुर जो है सबसे बड़ा वन वृत्त है और जो दुर्ग है वो सबसे छोटा वन वृत्त है। ठीक है, अब ये बहुत ही फेमस हो गया। अब आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वन मंडल कौन से वन वृत्त में है। क्या पूछेगा, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वन मंडल कौन से वन वृत्त में है। तो आप सभी याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वन मंडल कि कौन से वन वृत्त में है, बिलासपुर वन वृत्त में है। कौन से वन वृत्त में है, बिलासपुर वन वृत्त में है। तो आप सभी को इजीली याद हो गया होगा, क्योंकि वैसे भी ये सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक वन मंडल है, सिंपल। ठीक है, अब देखिए अगला अगला याद करने में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग है। अब आप सभी से पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन मंडल कौन से, क्या, कौन से फॉरेस्ट सर्कल या फिर वन वृत्त में है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन मंडल जगदलपुर, क्या, जो जगदलपुर वाला जो फॉरेस्ट सर्कल या फिर वन वृत्त है उसी के अंदर सबसे कम वन मंडल स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोली मैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन मंडल कौन से वन वृत्त के अंतर्गत आता है, जगदलपुर वन वृत्त के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए मैं आप सभी को याद करवाती हूँ वन परियोजना मंडल। क्या फ्रेंड्स, वन परियोजना मंडल, और इसकी संख्या कितना है फ्रेंड्स, 9 है। कितना है, 9 है। और इसी के साथ मैं आप सभी को इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूँ, जिसे मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में कवर नहीं करी हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी ना जाइए और वीडियो को अच्छे से सुनिए, बार बार देखिए, जिससे आप सभी को ये वीडियो जो है अच्छे से याद हो जाए, मीन्स इसमें के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए मैप्स हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि ये जो वन परियोजना मंडल है ये कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है फ्रेंड्स इन सभी के नाम। तो ये जो नाम है आप सभी को अगर कहीं भी देखेंगे तो ऐसा ही मिलेगा, लेकिन मैं आप सभी के लिए लाइन टू लाइन फिर से जो नाम है इनके उसको लिख कर लेकर आई हूँ, जिससे आप सभी को याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, एक और जो है जो नाम है वो कैसे भी लिखा हुआ है, मीन्स लाइन टू लाइन नहीं लिखा हुआ है। और एक में देखिए मैं नाम को, सारे नाम जितने भी वन परियोजना मंडल के नाम है उसे लाइन टू लाइन लिखी हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं जैसे लिखी हूँ वैसे ही मैं आप सभी को मैप के थ्रू याद करवाने वाली हूँ। और इसी के साथ मैं आप सभी को मैप के थ्रू याद करवाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ज़रूर बताऊंगी। तो आप सभी अगर चाहते हैं कि आप सभी का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो CGPSC एग्जाम्स में, CGACF एग्जाम्स में, मीन्स छत्तीसगढ़ सहायक वन मंडल और वन क्षेत्रपाल के एग्जाम में, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए और लाइक भी करते रहिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स,
तो आप सभी मैप को देखिए, हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, लाइन टू लाइन। तो सबसे पहले अंबिकापुर को याद रखिए। किसे याद रखिए? अंबिकापुर मीन्स सरगुजा अंबिकापुर। सरगुजा में आता है अंबिकापुर, ठीक है। तो सबसे पहला वन परियोजना मंडल क्या हो जाएगा? सरगुजा अंबिकापुर। क्योंकि देखिए हम वन ऋतु में भी सरगुजा से ही स्टार्ट करे थे और ये भी सरगुजा से ही स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे भी आप सभी को एक याद हो गया, सरगुजा अंबिकापुर, ठीक है। क्या? सरगुजा अंबिकापुर। अब देखिए उसके नीचे आते हैं, तो उसके नीचे देखिए कोरबा। क्या? कोरबा। क्या है फ्रेंड्स? कोरबा, ठीक है। सरगुजा अंबिकापुर के जस्ट नीचे कोरबा आता है। अब कोरबा के साइड में देखिए, राइट साइड में है रायगढ़। क्या है? राइट साइड में है रायगढ़। अब देखिए कोरबा के लेफ्ट साइड में, कौन से साइड में? लेफ्ट साइड में। तो कोरबा के लेफ्ट साइड में है कोटा बिलासपुर। क्या है? कोटा बिलासपुर है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? कोटा बिलासपुर है। देखिए तो 4 हो गया आप सभी को याद। कैसे याद रखेंगे? सरगुजा अंबिकापुर, उसके नीचे कोरबा, कोरबा के राइट साइड में रायगढ़, ठीक है। देखिए कितना इजी है, राइट साइड में ही रायगढ़ है ना। और अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो कोटा बिलासपुर। तो 4 तो ऐसे ही याद हो गया, एक ही जगह पर है। अब देखिए उसके नीचे आते हैं कोटा बिलासपुर के, तो बिलासपुर से ही लगा हुआ है बारनवा पारा। क्या? बारनवा पारा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है इसको लिखा हुआ दिया जाता है बारनवा पारा रायपुर, मीन्स ये दोनों सम्मिलित रूप से एक वन परियोजना मंडल है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, बारनवा पारा रायपुर। क्या याद रखना है? बारनवा पारा रायपुर, ठीक है। अब देखिए, अब इसके साइड में देखिए, इसके साइड में ये जो बिलासपुर है, इसके जब नीचे है हम रायपुर बारनवा पारा, तो इसी के ही साइड में कवर्धा दिखेगा आपको। देखिए मैप में देखिए कवर्धा दिखाई दे रहा है, तो कवर्धा कबीर धाम करके लिखा हुआ है आप सभी के लिए। तो देखिए बहन कवर्धा को ही कबीर धाम ही कहा जाता है। लेकिन अगर आप सभी इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे, अगर आप 2017 का देखें या फिर 2019 या फिर 2018, ठीक है, मैं 2019, 20, 2018, 19 किसी का भी अगर आप सभी इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो इसमें ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है कवर्धा कबीर धाम, ठीक है। तो ये हो गया आप सभी का कवर्धा कबीर धाम, ठीक है। तो देखिए कोरबा के नीचे क्या था? कोटा बिलासपुर। फिर कोटा बिलासपुर के नीचे रायपुर बारनवा पारा। रायपुर बारनवा पारा के साइड में क्या है? कवर्धा। और कवर्धा के जस्ट नीचे है पाना बरस राजनांदगांव। क्या है? पाना बरस राजनांदगांव। क्या है फ्रेंड्स? पाना बरस राजनांदगांव, ठीक है। अब देखिए पाना बरस राजनांदगांव के जस्ट नीचे कांकेर आ जाते हैं, तो कांकेर में है अंतागढ़ भानु प्रतापपुर। क्या है? कांकेर में अंतागढ़ भानु प्रतापपुर। और आपको नाम को ऐसा ही याद रखना है, ठीक है। क्या? अंतागढ़ भानु प्रतापपुर, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पर है? कांकेर में। तो अब कितना हो गया फ्रेंड्स, एक बार काउंटिंग कर लीजिए। देखिए सबसे पहला बताइए मैं आप सभी को सरगुजा अंबिकापुर, दूसरा है कोरबा, तीसरा बताइए मैं आप सभी को रायगढ़ जो कि कोरबा के राइट में है, फिर लेफ्ट में है कोटा बिलासपुर, ठीक है। कितना हो गया? 4 हो गया ना। फिर नीचे देखिए बारनवा पारा रायपुर जो कि 5 हो गया। बारनवा पारा रायपुर के साइड में कवर्धा जो कि 6 हो गया। कवर्धा के नीचे राजनांदगांव, पाना बरस, ठीक है, पाना बरस राजनांदगांव 7 हो गया। फिर 8 में आते हैं हम लोग कांकेर। कांकेर में अंतागढ़ भानु प्रतापपुर, ठीक है। और सबसे लास्ट फिर से क्या पढ़ेंगे इसमें? बस्तर जगदलपुर। क्या पढ़ेंगे? बस्तर जगदलपुर। तो देखिए फ्रेंड्स लास्ट और जो पहला है वो तो सेम हो गया, क्योंकि आपने फर्स्ट सर्कल में भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था। लास्ट में क्या था? जगदलपुर था, पहले में क्या था? सरगुजा था। तो इसमें आपको सरगुजा अंबिकापुर करके याद रखना है और लास्ट में जगदलपुर, ठीक है। तो 2 तो ऐसे भी याद हो गया आप सभी को, हो गया ना याद। तो देखिए कितना इजी था ना। और देखिए एक और बात मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अगर हम फर्स्ट सर्कल में देखेंगे तो उसमें भी क्या था? कांकेर दिया हुआ था ना। तो यहाँ पर भी कांकेर में ही है अंतागढ़ भानु प्रतापपुर जो कि एक वन परियोजना मंडल है। क्या है? कांकेर में ही है अंतागढ़ भानु प्रतापपुर जो कि एक वन परियोजना मंडल ही है। देखिए फ्रेंड्स आप वन परियोजना मंडल और वन मंडल में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। वन मंडल अलग है और जो वन परियोजना मंडल है वो अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आप सभी को इसके बारे में भी अपने किसी और वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मुझे और भी डाटा कलेक्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, अभी मेरा मेन उद्देश्य आप सभी को वन जो वृत्त है और जो भी वन परियोजना मंडल है उसको याद करवाना और उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको बताना, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी को याद हो गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। सरगुजा अंबिकापुर, कोरबा रायगढ़, कोटा बिलासपुर, बारनवा पारा रायपुर, कवर्धा, पाना बरस राजनांदगांव, अंतागढ़ भानु प्रतापपुर और जगदलपुर, ठीक है फ्रेंड्स। हो गया ना याद? कितना इजी था, है ना।
अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को बता देती हूँ। आप सभी से आप पूछेगा फ्रेंड्स, देखिए वैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आप सभी के एग्जाम्स में। अगर आप एसीएफ एग्जाम का अगर आप 2016 हो या 2017 किसी का भी क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आप सभी से पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ में वन परियोजना मंडल की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अब ठीक है तो कितना है, 9 है। लेकिन अब आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में वन परियोजना मंडल राज्य की स्थापना के समय कितना था, तो आप क्या बताएंगे, 4 था। कितना था, 4। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपको पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन परियोजना मंडल कौन सा है। क्या छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन परियोजना मंडल कौन सा है, तो कौन सा है फ्रेंड्स, पाना परस राजनांदगांव जो वन परियोजना मंडल है वह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन परियोजना मंडल है। कौन सा, पाना परस राजनांदगांव, यही क्या है, सबसे बड़ा वन परियोजना मंडल है। अब देखिए सबसे छोटा, तो जो सरगुजा का जो अंबिकापुर मीन जो सरगुजा अंबिकापुर वन परियोजना मंडल है वह सबसे छोटा वन परियोजना मंडल है। सरगुजा अंबिकापुर सबसे छोटा वन परियोजना मंडल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला या फिर सबसे पुराना वन परियोजना मंडल कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको 2 चीजें याद रखनी, मीन्स 2 वन परियोजना मंडल याद रखना है, बारनवापारा रायपुर और कोटा बिलासपुर। बारनवापारा रायपुर और कोटा बिलासपुर, ये जो दोनों वन परियोजना मंडल है ये 1975 में बना है और सबसे पुराना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी दोनों याद रखिए, बारनवापारा रायपुर और कोटा बिलासपुर। ठीक है, कब बना है, ये 1975 या फिर 1975 में। ओके फ्रेंड्स, और सबसे नया तो मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, रायगढ़। ठीक है, सबसे नया परियोजना मंडल कौन सा है, रायगढ़ है। और साथ ही ये भी बता चुकी हूँ कि जो कोरबा, जगदलपुर और रायगढ़ है वो क्या है, औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। क्या है, औद्योगिक वन परियोजना मंडल। आपको यही नाम से ही पूछा जाएगा कि औद्योगिक वन परियोजना मंडल इनमें से कौन सा है या फिर इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा है, कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर की तो बात ही नहीं है, वैसे अच्छा ही लगा होगा, तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए और अपने सभी सोशल साइट्स पर इसे शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और अपने एग्जाम्स की तैयारी इतने अच्छे से कर पाए कि भविष्य में कोई भी एग्जाम हो छत्तीसगढ़ से संबंधित उसको वो सभी क्रैक कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी नए बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा ये यूट्यूब चैनल आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।